हेलो बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, आज हम जो है एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसको हम इसलिए जो है बेटा डायरेक्ट किताब से पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा है और थ्योरी बहुत ज़्यादा है तो बोर्ड में उसको लिखने में जो है टाइम बहुत लगता है और आपको 100% एनसीईआरटी की जो है बेटा लाइन ही पढ़ के जानी है। एग्जाम में 100% एनसीईआरटी की लाइन तैयार होनी चाहिए। तो इसलिए बच्चों चाहते हैं कि कम टाइम लगे और कम टाइम में हम लोग क्या है ज़्यादा से ज़्यादा कई बार एनसीईआरटी को पढ़ सकें। तो आइए देखते हैं कि क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा। क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में बेटा हमारे पास दो पोर्शन है। पहला एक पोर्शन ये है कि काफ़ी लंबे समय तक लगभग 30 से 35 साल तक जो होता है मेंडल के काम को क्या है रिकॉग्नाइज्ड नहीं किया गया और इसका कारण क्या है ये जानेंगे। और उसके बाद बेटा हम ये जानेंगे कि क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जिसको सटन एंड बोवेरी ने दिया उन्होंने उसमें क्या बताया। तो चलिए बच्चों हम वीडियो को चालू करते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको ये अच्छा लगेगा जो है। तो क्योंकि बेटा मेन चीज़ फोकस है आपका जो है एनसीईआरटी, तो आइए उसी पे हम लोग फोकस करते हैं। तो देखिए हमने हाईलाइट भी कर लिया है कि मेंडल क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क, मेंडल ने अपना वर्क पब्लिश किया ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन क्या है 1865। 1865 में ही मेंडल साहब ने अपना क्या है इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर पे जो वर्क किया था उन्होंने उसको पब्लिश कर दिया था। लेकिन बट फॉर सेवरल रीजन्स, हमारे पास क्या है बहुत सारे कुछ रीजन थे जिनकी वजह से इट रिमेंड अनरिकॉग्नाइज्ड टिल क्या है 1900, मतलब 1900 तक जो है सन 1900 तक, मतलब लिखिए 1865 से लेकर सन 1900 तक, मतलब लगभग 35 ईयर्स तक मेंडल के कार्य को बेटा क्या है रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, मतलब अमल में या ध्यान में नहीं लाया गया। एक अज्ञान रहा एकदम से। इसका कारण क्या है आइए हम लोग देखते हैं। तो आपको ये बोर्ड में भी पूछा जाता है बच्चों और नीट में भी इसके जो होते हैं ऑप्शन चारों के चारों ऑप्शन आ जाते हैं कि रीजन फॉर क्या होता है अनरिकॉग्नाइज्ड मेंडल्स वर्क। तो पहला हमारे पास रीजन है बेटा, ये देखिए फर्स्टली पहला जो हमारे पास रीजन है उसको देखिए हमने यहाँ पे क्या है अच्छे से अंडरलाइन कर लिया है ताकि समय ना लगे, बस आपको यही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ पढ़ना नहीं है। तो पहला ये क्या था बेटा कि कम्युनिकेशन वाज नॉट ईजी। उस समय जो कम्युनिकेशन था, जो संचार का माध्यम था, वो इतना आसान नहीं था कि जितना हमारे पास आज है, एज इट इज नाउ, जैसा आज है। इन दोज डे न एंड हिज वर्क कुड नॉट बी वाइडली पब्लिश्ड। कम्युनिकेशन बेटा अब क्या था, बहुत ही कम था, संचार का माध्यम बहुत कम था। इस वजह से मेंडल का साहब का जो कार्य है वो ज़्यादा पब्लिश नहीं हो पाया, मतलब ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी नहीं हो पाई। दूसरा रीजन ये था कि हिज कंसेप्ट ऑफ जीन, उन्होंने जो जीन के बारे में बताया था जिसे मेंडल साहब ने फैक्टर्स कहा था इन द मेंडल्स वर्ड, एज स्टेबल, क्या होता है बेटा स्टेबल होता है, एंड का डिस्क्रीट यूनिट दैट कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड्स। देखिए सब अंडर है जो कि हमारे पास ट्रेड्स के एक्सप्रेशन को रोकता है कि कौन सा हमारे बेटा ट्रेड क्या होगा बेटा दिखाई देगा न प्रभावी होगा और कौन सा नहीं प्रभावी होगा। ये सारा चीज किस कौन कंट्रोल करता था, जीन है। और बेटा इसी को हम लोग कहते हैं कि जीन में आप जानते हैं एलिल्स होते हैं ऑफ पेयर्स ऑफ एलिल विच डिड नॉट ब्लेंड, मतलब आपस में वो मिक्सिंग नहीं करते हैं न विथ ईच अदर, वाज नॉट एक्सेप्टेड बाई हिज क्या होता है कंटेम्पोरेरीज। उस समय के जो इनके साथी थे न या इनके जो कंपटीटर्स थे, मान लीजिए इस समय जो और वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया कि कुछ चीज हमारे पास है जो क्या होती है बेटा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होती है और वो कैरेक्टर्स को क्या करती है कंट्रोल करती है ना, स्टेबली बहुत ही मजबूती से पास होती है, एट डिस्क्रीट यूनिट न दैट कंट्रोल एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड्स एंड ऑफ द पेयर ऑफ एलिल्स विच डिड नॉट ब्लेंड विद ईच अदर वाज नॉट एक्सेप्टेड बाई हिज क्या है हमारे पास कंटेम्पोरीज के द्वारा, उनके समय के जो अन्य वैज्ञानिक थे उनके द्वारा इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, मतलब जीन की अवधारणा को वो लोग नहीं माने। तीसरा कारण क्या था बेटा, थर्डली ये देखिए तीसरा कारण क्या था, मेंडल अप्रोच ऑफ यूजिंग मैथमेटिक्स।
ये देखिए मेंडल साहब ने क्या यूज कर दिया था बायोलॉजी में, मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल क्या होता है फिनोमेना वाज टोटली न्यू एंड अनएक्सेप्टेबल टू मेनी ऑफ द बायोलॉजिस्ट ऑफ हिज टाइम। बहुत सारे वैज्ञानिकों को बेटा उस समय ये रास बिल्कुल नहीं आया कि महाराज क्या कर रहे हो, बायोलॉजी में काहे मैथमेटिक्स लगा रहे हो। अन्य वैज्ञानिकों के लिए एकदम नया था ना, और नया होने के साथ साथ तब भाई जिसके लिए पहली बार बात हो रही है तो बहुत से लोग नहीं मानते हैं, तो उन लोगों ने भी क्या है नहीं माना कि बायोलॉजी में मैथमेटिक्स लगाने की जरूरत है नहीं है। अब आते हैं जो हमारे पास फाइनली था। फाइनली आप जानते हैं कि थर्स मेंडल्स वर्क सजेस्टेड दैट न फैक्टर्स जीन वर डिस्क्रीट यूनिट। मेंडल ने जो सजेस्ट किया था, उनकी जो कल्पना थी न, उन्होंने ये कहा था कि फैक्टर्स हैं वो डिस्क्रीट यूनिट होती है, मतलब एकदम बेसिक यूनिट समझ लो न। ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ। वो क्या कर सके बेटा, कोई भी फिजिकल प्रूफ प्रोवाइड नहीं कर सके कि हाँ ये जीन होता है, मतलब जीन को दिखा नहीं पाए। रीजन यही था क्योंकि उसमें माइक्रोस्कोप वगैरह इतने अच्छे नहीं थे, नहीं तो जीन दिखाई दे जाता। न फार्दर हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर्स से दे न हमारे पास वर मेड ऑफ, और ये किसके बने हुए होते हैं, इस चीज को बेटा मेंडल साहब ने नहीं जो है दिखा पाया। इसकी वजह से हमारे पास बेटा कितने कारण हो गए कि मेंडल के काम को 35 साल तक जो होता है बेटा क्या हो गया, ध्यान में अमल में नहीं लाया गया। तो पहला हमारे पास क्या था बेटा, कम्युनिकेशन बहुत कमजोर था। शॉर्ट में समझते हैं, कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी। दूसरा उन्होंने जीन और जो फैक्टर यूज किया था, जिसको उन्होंने कहा था कि स्टेबल होता है, डिस्क्रीट यूनिट होता है, ये उस समय के वैज्ञानिकों को या इनके कंप्यूटर्स को बेटा क्या है उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तीसरा क्या था कि मेंडल साहब ने क्या है बायोलॉजी में मैथ लगा दिया था, इसलिए उन्होंने कहा कि भैया एकदम से गलत तरीका है, मेंटल हो गया है और बायोलॉजी में मैथ कैसे लग सकता है, तो उन्होंने नहीं माना अन्य वैज्ञानिकों ने। चौथा ये था कि मेंडल साहब ने खुद जिसको जो है उनकी जो कल्पना थी ना कि हमारे पास थॉट मेंडल्स वर्क, तो उन्होंने क्या कहा कि जो जीन होता है और वो जीन को बेटा क्या है फिजिकली दिखा नहीं पाए, क्योंकि हमारे पास क्या होता है भैया माइक्रोस्कोप वगैरह की सुविधा उस समय नहीं थी। तो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे, ताकि फिर रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स जब 1900 में हुई तो हम लोग उसको फिर जो है कल की वीडियो में देखते हैं। आपको ये तरीका सही लगा कि नहीं, थोड़ा सा आप हमको सजेस्ट करिए, तो फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं, नहीं फिर से हम लोग बोर्ड पे आ जाएंगे। लेकिन हम मानते हैं कि आप एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़िए बेटा, क्योंकि सिलेबस है यही है। इसके सिवा जो है जो अब इस साल नया जुड़ा है, जैसे थोड़ा सा फैमिलीज वगैरह, वो हम लोग फिर से कर लेंगे। तो बच्चों चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।